अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं नावल जिन्हें रास्ते में खबर हुई। ये नावल है नाजिया कंवल की और इसकी दूसरी किस्त में पढ़ने जा रही हूँ। किसी डूबती सी कश्ती को किनारा मिल गया, वो जो खुद से थी बेगानी मेरे रूप में एक सहारा मिल गया। लेकिन हुआ फिर ऐसा, इसे जब थमाया मैंने शादी का अपना कार्ड, मुझे देखती रही वो, कुछ सोचती रही वो। इसकी उदास आंखें थी हैरानगियों में डूबी, लेकिन अजब लड़की इस दिन भी तो हंसी थी। हंसने से इसके आंसू गालों पे आ पड़े थे। इसकी हंसी में मुझको एक दर्द सा मिला था, जिसके लबों पे कोई शिकवा था ना गिला था। फिर यूं हुआ कि मुझसे कहीं खो गई वो लड़की, इसे ढूंढता हूँ अब तक, जाने कब मिलेगी। रोते हुए कहेगी जीना है कितना मुश्किल, लगता नहीं कहीं दिल, कभी यूं नहीं चलते चलते ऐ कैश ऐसा हो के। बारिश थम चुकी थी, मौसम के तेवर भी जरहाना नहीं थे। इसकी किस्मत के बहुत देर तक इधर उधर देखने के बावजूद इसे कोई जी नफ्स वहाँ से गुजरता हुआ दिखाई नहीं दिया। बहुत ज़्यादा मजबूर होकर वो गाड़ी की पिछली साइड पर आई थी। इसी लम्हे इसे रह रहकर सुजान पर इतना गुस्सा आ रहा था कि कहीं से वो सामने आता तो वो इसका मुंह नोच लेती। ना वो इसे लेने यूनिवर्सिटी आता, ना वो इस मुसीबत में फंसती। इसके दिमाग में ये तो ख्याल ही नहीं था कि जल्दबाजी तो इसने की थी, बला वजह शक में पड़कर अपना खून अलग जलाया, हमाकत अलग की। जो परेशानी इसकी वजह से सुजान को उठाना पड़ी वो अलग। चलो जल्दी जल्दी धक्का लगाओ, मैं कोई फारग आदमी नहीं हूँ कि तुम्हारे मूड का इंतज़ार करता खड़ा रहूँ। इसी सोच में डूबा देकर वो शख्स फिर खफकी से बोला था। अंजाशा कड़वा घूट पी कर रह गई। गाड़ी बंद थी मगर इंजन चल रहा था। इसने अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा दी मगर गाड़ी ठस से मस न हुई। मुफ्त में अजीब परेशानी बन गई थी। वो जितना खुद को कोसती कम था। क्या बात है, खाना वाना नहीं खाती हो क्या? देखने में ही अच्छी खासी सेहतमंद दिखाई देती हो मगर धक्का लगाने में ज़ीरो हो। इसे आमते देखकर वो शख्स मुस्कुराते हुए करीब आया था। अंशा का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वो बोली तो इसके लहजे में शोलों की सी आंच थी। देखिए अंकल, आपका बहुत शुक्रिया, मेरी दरख्वास्त पर आपने मेरी मदद करने की कोशिश की। वो क्या है कि गुस्से में मेरे दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है, सामने की चीज़ भी दिखाई नहीं देती। विगरना आपको मदद के लिए ज़हमत देने के बजाय मैं अपने कज़न को कॉल कर लेती। मोबाइल है मेरे पास। आप प्लीज़ आप जाएं, अपना काम करें, मैं अभी अपने कज़न को कॉल करके बुला लेती हूँ। अरे वाह, ये खूब कही। 2-4 साल बड़े लोगों को अंकल कह देती हैं आप। भाई लोग सही कहते हैं, औरतें उम्र चोर होती हैं। खैर, आप मदद के लिए मैदान में कूद ही पड़े हैं तो मदद करके ही जाएंगे। चलो फिर से कोशिश करते हैं। अजीब डंडाई से कहता वह शख्स बिना इसके तेवरों की परवाह किए इसकी पुश्त पर आया और अगले ही पल नायती दीदा दलेरी का मुजाहरा करते हुए इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। एक लम्हे के लिए तो वो समझ ही ना सकी कि हुआ क्या है। अगले लम्हे जैसे ही इसने जो कुछ काम किया, इसने खुद को इसे अधेड़ उम्र शख्स की गिरफ्त से निकालने के लिए पूरी कुव्वत लगा दी मगर वो खुद को आज़ाद करवाने में कामयाब ना हो सकी। इसी वक्त जो शैतान सिर्फ इंसान इसके करीब आया था, इस पर आवी था और इसे घसीट कर गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था कि बंद गाड़ी के अंदर वो अपने नापाक इरादों का अमली जामा पहना सके। अंशा को लगा जैसे बात ज़िंदगी यही तक थी। कितनी अजीब बेबसी थी, वह खुद को बचा नहीं पा रही थी। वो चलाना चाहती थी, सारा आसमान हिलाकर रख देना चाहती थी मगर आवाज़ कुछ यूँ सिलब हुए कि इससे चलाया ही नहीं गया। खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी मगर दिमाग जैसे महफलूज हो गया था। दिल था कि खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। कब आंखों से आंसू गिरे, कब दिल ने अपने खालिक हकीकी को पुकारा, कब गड़गड़ा से इसकी मदद की दरख्वास्त की, इसे पता ही नहीं चला। वो तो जैसे बेहोश होने के करीब थी तभी कोई वहाँ आया था। क्या हो रहा है यहाँ? कड़क आवाज़ में आने वाले ने पूछा। एन इसी लम्हे वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी थी। इसकी आँख खुली तो इसने खुद को नरम बिस्तर में मौजूद पाया। इसकी माँ इसके सरहाने बैठी कुछ पढ़कर फूंक रही थी जबकि मंजली बहन मुतफक्कर सी इसकी पांदी की तरफ बैठी शायद इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। वो हैरान सी उठ बैठी। तभी इसकी बहन ने
कहा लेटी रहो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारे अब्बू लाए, तुम्हें बेहोश हो गई थी तुम। उफ मेरे खुदा, माँ की तला ने इसे सब याद ला दिया। वो मुसीबत भी जो अचानक गले पड़ गई थी, क्या होता अगर अल्लाह इसके सच्चे दिल से दुआ ना सुनता? क्या होता अगर मुझाती तौर पर इसका बाप अचानक टाइम पर ना पहुँचता? यह तस्वर ही कितना खौफनाक था कि वो एक हंसी खेलती जिंदा जावे लड़की से चलती फिरती लाश में बदल कर उम्र पूरी करती। तस्वर इतना खौफनाक था कि अगर ये जो हकीकत हो जाती, वो अच्छी खासी खौफजदा हो गई थी। जब इसकी माँ ने बताया डॉक्टर अभी 5 मिनट पहले चेक करके गया है, तुम्हें सायरा और सुजान भी आए हुए हैं, तुम्हारे बाबा बात कर रहे हैं, इससे तुम आराम करो, मैं जाकर देखती हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो हमेशा की तरह खामोश और संजीदा थी। अंशा ने असबात में सर हिला दिया। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि अंदर क्या मामला चल रहे हैं। वो आराम से पलकें मूंदे लेटी रही। मिसिज अजीम ने कमरे में कदम रखा तो उन्होंने अपने शोर को कहते सुना, देखें बहन, बेटी अल्लाह की नेमत होती है, कोई बोझ तो नहीं होती कि गले से उतार कर इधर उधर फेंक दिया जाए। नायला ने जब अंशा आपके हवाले की, मैं तब भी ख़ास रजामंद नहीं था, मगर आज मैंने अपनी आंखों से जिस हाल में अपनी बेटी को देखा है, मेरी रूह कांप गई है अंदर से। क्या होता अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाता? मेरी बेटी की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। कौन जिम्मेदार बनता इसका, कौन अपनाता इसे? बेटी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसकी हिफाजत से भी बड़ी जिम्मेदारी। आप सही कह रहे हैं भाई साहब, मुझे आपकी किसी बात से कोई इख्तलाफात नहीं, मगर मेरा अल्लाह जानता है, मैंने अंशा को कभी पराई बच्ची नहीं समझा, कभी इसकी तरबियत और हिफाजत में कोई कोताही नहीं की, हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह जान से लगा कर रखा। आज भी टाइम से पहले सुजान को भेजा। पता नहीं कैसे वो इतना गाफिल हो गया कि इनसे अंशा के तना गाड़ी ले जाने की खबर ही नहीं हुई। मिसिस साहर रवासी होगी। अजीम साहब ने अपना हाथ इनके सर पर रख दिया। मुझे आपसे कोई गिला नहीं, मेरी बच्ची बाहिफाजत मुझे मिल गई, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। शुक्र है इस पाक रब ने मेरी आंखें खोल दी, वरना लोग तो सालों से न जाने कैसी कैसी बातें सुना रहे थे कि जवान लड़का साथ रहता है इस घर में, अगर कभी किसी कमज़ोर लम्हे में शैतान गालब आ गया तो क्या बनेगा। मगर मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। अब मुझे भी यही फिक्र लाहक है। नहीं भाई साहब, प्लीज़ ऐसा मत कहें, मेरा सुजान ऐसा नहीं है। वो तड़प ही तो उठी थी बेटे से मुतल्लक ऐसी बात सुनकर। खुद सुजान का चेहरा भी खिफ्त से सुर्ख हो गया था, मगर वो खामोश था। कमरे में एक मरतबा फिर अजीम साहब की आवाज़ गूंज रही थी, हाँ हाँ मैं जानता हूँ, मेरे सामने पल कर जवान हुआ है, मगर आग और घी को गट्ठा रखकर अगर हम ये उम्मीद करें कि आग घी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अंशा जवान है, खूबसूरत है, बचपन की बात और थी, अब हालात कुछ और है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ रही होंगी। बुरा वक्त कभी भी किसी से पूछ कर नहीं आता। मैं शरीफ आदमी हूँ, सारी उम्र की जमा पहुँची, बस ये इज्जत ही है। मिसिस सार के पास इस मरतबा कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी सुजान बोला, बहुत शुक्रिया अंकल, आपने और आंटी ने मेरी अम्मी की मोहब्बत में इनकी तन्हाई और तकलीफ़ का एहसास करते हुए बचपन से अब तक अंशा को हमारे सुपुर्द किया। आपका ये एहसान मरते दम तक नहीं भूल सकते हम। मगर एक बात आप अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें, ना मैं बद किरदार हूँ, ना कभी आपकी बेटी के लिए मेरे दिल में कोई गलत ख्याल आ सकता है। आपकी बेटी दुनिया की आखिरी लड़की हुई तब भी मेरी ज़िंदगी का फैसला मेरी माँ के हाथ में ही होगा। किसी के एतबार को ठेस पहुँचाने वाले लोग नहीं हैं हम। जहाँ तक कल के वाक़े की बात है तो मैं इसमें भी सरासर आपकी बेटी की बेवकूफ़ी है। इसे यूनिवर्सिटी से पिक करने के बाद इसे पता कर मैं अपने एक दोस्त के घर इसकी माँ के लिए दवाइयाँ पकड़ाने गया था। अभी 10 मिनट नहीं हुए कि ये बिना बताए गाड़ी भगा कर लेगी। बहरहाल मुझे किसी बहस में नहीं पड़ना, आपकी बेटी आप जो चाहें फैसला करें, मगर एक बात है, किसी को कोई चीज़ खुद देकर वापस लेना ना अच्छी बात नहीं। कोई चीज़ नहीं, मेरी बेटी है वो। इसकी लंबी चौड़ी वजाहत के बाद अजीम साहब का लहजा कमज़ोर हो चुका था। सुजान उठ खड़ा हुआ, खुदा आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे, आमीन। चले अम्मी, आप बहुत देर हो गया, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। इसका लहजा रूढ़ हो चुका था। अजीम साहब की पेशानी पर बल पड़ गए। हाँ चलो। मिसिस सार अजीम साहब का रवैया महसूस करते हुए खुद भी उठ खड़ी हुई। ये अलग बात थी कि इनकी टांगें जैसे टूट सी गई थी। जिस छोटी सी बच्ची को पाल पूस कर बड़ा करने में इतने साल लग गए, इसी बच्ची को असल मालकू ने पराया करने में 1 मिनट नहीं लगाया। इनका दिल बेहद बोझल था। वो कमरे से निकलकर बरामदे में आए तो अंशा जाग रही थी। इन्हें देखकर उठ बैठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? जाने क्यों इसके पास रुकते हुए इनकी आंखें बाहर आई। अंशा तड़प
उठी, आप रो रही हैं क्यों? देखे मैं बिल्कुल ठीक जिंदा सलामत आपके सामने खड़ी हूँ। अच्छी बात है अम्मी, चले मुझे देर हो रही है। सुजान की बात और लहजे ने इसे चमकाया था। वो तो समझ रही थी शायद इसके बेहोश हो जाने की वजह से परेशान है, मगर सुजान का रवैया बता रहा था बात कुछ और है। क्या बात है आनी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, और तुम्हें अब मेरी माँ की ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अपनी माँ का ख्याल मैं खुद रख सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अंशा के मुतफक्कर लहजे पर वो तप कर बोला। जवाब में इसकी आंखें बाहर आई। सुजान अम्मी प्लीज़ आ जाएं, जल्दी मुझे जाना है कहीं। इससे पहले कि वो कुछ कहती, वो हाथ उठाकर इसे कुछ भी कहने से मना करता अगले ही लम्हे पलट कर गेट की तरफ बढ़ चुका था। अंशा के आंसू इसके पलकों पर ही अटके रह गए। बेहद हैरानगी से वो कति बदले हुए मूड में जाता देखती रह गई थी। रात किसी असीब की तरह सारे माहौल पर अपने फैलाई सैरवाला में बेसकूनी बिखेरने के लिए तैयार थी। सुजान घर पर नहीं था। अंशा के घर से वापसी पर वो मिसी सैर को घर ड्रॉप करके खुद न जाने कहाँ निकल गया था। इस वक्त से अब तक वो अकेली बैठी रो रही थी। साहर साहब के कुछ पुराने दोस्त आए थे, वो इनसे फारुक होकर आए तो इन्हें तनहा बैठे रोते देखकर हैरान रह गए। क्या बात है, सब ठीक तो है? पता नहीं। इन्हें देखकर इनके आंसू में मजीद रवानी आई। वो परेशान हो गए। अंशा कहाँ है? अपने घर। मुंह फेर कर बराए हुए लहजे में उन्होंने जवाब दिया। वो मजीद हैरान हुए। क्या मतलब अपने घर? इसका घर तो यही है। इसका घर नहीं है, ये इसके बाप का घर ही इसका घर है। किसी को पाल पोस कर बड़ा कर देने से वो आपका नहीं हो जाता। पहली मरतबा मिसिस साहर ने अपने शोहर के सामने दिल की पड़ास निकाली थी और इन्हें खुशी हुई। मैं समझा नहीं, तुम्हें कहना क्या चाहती हो कि वह अपने घर के चली गई? हाँ मगर क्यों? वो इस क्यों के जवाब में मिसिस साहर ने इन्हें कल से अब तक के सारे हालात तफसीलन क्या सुनाए। वो तो ये बात है, मगर तुम्हें फजूल में रोने की ज़रूरत नहीं। मैं अंजू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो वहाँ रहने वाली नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। देखना वो सबसे लड़ झगड़ कर कल सुबह ही वापस आ जाएगी। साहर साहब का लहजा बेहद मजबूत और खुशगवार था। साहिरा बेगम के दिल को ढारस मिली। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी के लिए फिर से कोशिश कर लेंगे। कहने के साथ ही वो हंसे थे। मिसिस साहर अक्का बक्का इन्हें देखती रह गई थी। सुजान घर आया तो रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। साहर साहब और साहिरा बेगम इनका इंतजार करते ही सो चुके थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करने के बाद वो सीधा कमरे में चला आया, बदन थकन से चूर, जबकि दिल अजीब से दर्द से न डाल था। इस वक्त इसके घर वापसी भी जिगरी दोस्तों के साथ बिलावजह झगड़ा करके हुई थी। इसका बस नहीं चाह रहा था कि सारी दुनिया को तहस नहस करके रख दे। कमरा साफ सुथरा सेट किया हुआ था, मगर इसे एक आंख नहीं बहाया। सिर्फ कमरा ही क्या, इसे कोई चीज़ एक आंख नहीं बहा रही थी। जूते उतार कर स्लीपर पहने और किचन में आया। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली। फ्रिज बंद होने की वजह से वो ज़्यादा ठंडी नहीं थी। इसने खींच कर दीवार पर दे मारी। फ्रिज भी ज़ोर से यूं बंद किया कि सारा हिल कर रह गया। रात इतनी तकलीफ वो कभी नहीं थी जितनी इस रोज़ महसूस हो रही थी। इसे कभी महसूस नहीं हो सका था कि कोई इसके लिए इतना अहम हो चुका है कि इसके ना होने से सांस सीने में उलझने लगे। इस रोज़ मेहंदी गिरा जब इस पर मुनकशफ हुआ कि अंशा इसके लिए कोई आम लड़की नहीं है बल्कि बहुत ख़ास है, तो वो बहुत उलझा था। इसका मेकअप धोकर साफ करने के बाद इसे खुद भी अपनी इस हरकत पर गुस्सा आया था, मगर दिल के चोर का क्या करता जो बिल्कुल अचानक कूद कर सामने आ गया था। बिल्कुल अचानक इस पर यह मनकशफ हुआ कि अंशा को कोई मर्द पसंदगी की निगाहों से देखे या सराहेगा तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बस इसकी थी और किसी को यह आकाशन नहीं था कि इसके वजूद की खुशबू भी पा सके। इस रात भी वो बहुत मुस्तरब रहा था। सारी रात आंखों में काट कर भी दिल को करार नहीं मिला। मेहंदी के बाद बारात और दीगर तकरीबात भी यूं नहीं गुजर गई, मगर इसे करार नहीं मिलना था सो ना मिला। शादी के बाद घर वापसी के बजाय शुमाली इलाका जात की तरफ सैर व तफरी का प्रोग्राम भी 100% इसी ने तय किया था, ताकि वो खुद को वक्त दे सके और जो जज्बा अपनी कुव्वत और पूरी शिद्दत के साथ इसे चारों शाने छत कर रहा था इसे शिकस्त दे सके। मगर इसे इस प्लानिंग में भी कामयाबी नसीब ना हो सकी। इसने हार मान ली और शुमाली इलाका जात से वापसी के सफ़र के साथ ही इसने फैसला कर लिया कि वह अब अपनी मोहब्बत और शिद्दत को हरगिज़ अंशा से मख्फी नहीं रखेगा, बल्कि यही नहीं वो मिसिस साहर से बात करके अपने और इसके तल्लक को एक मजबूत हवाला देगा ताकि कोई इनके दरमियान जुदाई की दीवार खड़ी ना कर सके। मगर वो नहीं जानता था कि अंशा अपनी बेवकूफ़ी और रश और शक से इससे पहले ही सारा खेल बिगाड़ कर रख देगी। जितना इस वक्त इसे इस अहमक लड़की पर गुस्सा था, यकीनन वो पास होती तो ज़रूर इसके हाथों अपना मुंह तड़वा चुकी होती। सारी रात यूं नहीं गुजर गई थी। जलते सुलगते
घटते घटते फजर की अजान हुई तो इससे कुछ सुकून मिला। तभी फ़ौरन ठंडे पानी से वज़ू किया और फिर मुकम्मल दिल जमी के साथ पूरे खशू वज़ू से नमाज फ़जर अदा की। सुबह की सफ़ेदी अभी नमदार नहीं हुई थी। वो बिस्तर पर आया तो अगले चंद लम्हों में नींद के मेहरबान परी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। मिसिस साहब जिस वक्त नमाज से फ़ारग होकर इसके कमरे में आई, वो पुरसकून गहरी नींद में सोया हुआ देखकर बेसाख्ता अपने हकीकी मालिक का शुक्र अदा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कोई मुझे बताएगा कि अब्बू और सायरा आनी के माबीन क्या बात हुई है? सुजान और सारा बेगम के घर से निकलते अंशा ने जैसे आसमान सर पर उठा लिया था। अजीम साहब शदीद गुस्से से कमरे से बाहर आए थे। हाँ, मैं बताता हूँ, तुम आज के बाद इस औरत के घर में नहीं, अपने बाप के घर में रहोगी। क्यों? इसकी इतला पर वो पोचका सी रह गई। क्यों से क्या मतलब तुम्हारा? कल तुम्हें जिस हाल में मैं घर लाया सब भूल गई तुम? नहीं, सब याद है, मगर इस सब में सायरा आंटी का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं तो फिर आपने किस बात की सज़ा दे रहे हैं? कौन सी सज़ा दिया? इसे अपनी बेटी वापस लिया। इनके लिए यही सज़ा है कि आपकी जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्होंने हर ज़रूरत हर ख्वाहिश पूरी की। अब जब इस बेटी का सुख देने का वक्त आया तो आपको याद आ गया कि आपकी कोई तीसरी बेटी भी है जिसे आपने वापस लेना है। बस ज़्यादा ज़बान दराजी की ज़रूरत नहीं है, ज़बान काट कर हाथ में दे दूंगा, समझी? यही कर सकते हैं आप। मगर सुन ले, मैं सायरा आनी और साहर आंटी की बेटी हूँ। इन्हीं का ये हक है कि वो मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला करें। मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं वो अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं। बेफिक्र रहें, मुझे अगर कुछ होगा तो हरफ इनके नाम और तरबियत पर आएगा, आपके नहीं। वो शुरू से ऐसी जीदार और मुँह फाट थी। अजीम साहब को इसकी आंखों की बगावत घर पर अपनी अक्रमानी का वजूद ख़तरे में पड़ता नजर आया। तभी किल्स कर बोले, देख लिया नायला बेगम, देख लिया ऐसी नाहिजार औलाद को कैसे सके बाप के सामने तड़ तड़ बोल रही है। यही तमीज़ दी है तुम्हारी सहेली और इसके मियाँ ने इसे? नहीं, ये आपका खून है अब्बा, जो गलत बात के खिलाफ रगू में दौड़ रहा है। बकवास बंद कर अपनी और दफ़ा हो जाए यहाँ से। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। बेहतर होता अगर कल तुम्हारे साथ वो सब हो जाता जो मेरी वजह से नहीं हुआ, फिर देखता मैं कैसे तड़ तड़ ज़बान चलती है तेरी। अजीम साहब ने गुस्से से हाँफ रहे थे। नायला बेगम जो कब से खामोश तमाशाई बनी खड़ी थी, जल्दी से लपक कर आगे बढ़ी और गुस्से से हाँफते अजीम साहब को पकड़कर इनके कमरे में लेगी। खैर तो इनकी जान को भी नहीं थी, मगर बेटी की हिफाजत ज़रूरी थी, सो उन्होंने अपनी परवाह नहीं की। अंशा ने अजीम साहब के अल्फाज दुख से मुस्कुराते हुए पलकों पर अटका हुआ आंसू उंगली पर मुंतकिल करके फ़ज़ा में उछाल दिया। ये बाप है हमारे, हाय और बा क्या आप बनता होगा इन बेचारी लड़कियों का, जिनके बाप हमारे बाप की तरह शक्की और कलब होते होंगे। अपनी बहन की तरफ देखते इसे सर दाबरी जवाब में वो खामोशी से सर झुकाकर रह गई। दिन डल रहा था। वो साहरा वाला जाने के लिए पर तोड़ रही थी जब गालों पे थप्पड़ के सुर्ख निशान लिए नायला बेगम ने इसे रोक लिया। तुम्हारी तबीयत अभी ज़्यादा बेहतर नहीं है अंजो, अभी रुक जाओ, कल चली जाना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है अम्मी, जैसे आप कहें। इनके गालों पर थप्पड़ों के सुर्ख निशानात ने इनकी सारी हवा निकाल दी। वो समझ गई थी औरत चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी मजबूत क्यों ना हो, मर्द की बर्बरियत इसे रेत बनाकर हवा में उड़ा देती है। इस रात वो अपनी माँ के साथ इन्हीं के बिस्तर पर सोई थी। नायला बेगम ने इसे बताया कि अजीम साहब इसकी दोनों बड़ी सीधी सादी बहनों का रिश्ता एक दूर पार के गांव में अनपढ़ लोगों के साथ तय कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि लड़कों की बहन के साथ खुद इनके अपने बांझे का चक्कर चल रहा है। मगर इन लोगों की शर्त थी कि वो वट्टे सट्टे के बगैर रिश्ता नहीं करेंगे, लिहाजा सिर्फ बहन की खुशी के लिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की ज़िंदगी दाव पर लगा दिया। नायला बेगम ने जितना एहतजाज करने की कोशिश की इतनी मार खाई। अब तो इनमें मज़ीद एहतजाज करने की हिम्मत बाकी नहीं बची थी। अंशा को हमेशा की तरह अपने बाप के सफाक रवैये ने बदजन किया था, मगर वो क्या कर सकती थी सिवाय दुआ और तसल्ली के। लिहाजा अम्मा को तसल्ली देकर सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सबूत करने को कहा, सुकून से सो गई। बरसों बाद माँ की वजूद की खुशबू ने से हकीकत की तलख दुनिया से ख्वाबों की मीठी वादी तक पहुँचाने में बस चंद लम्हे लिए थे। अगली सुबह माँ के हाथ से सुबह सवेरे नाश्ता करने के बाद बगैर बाप के मुँह लगे अपनी बहनों से मिलकर उन्हें माँ का ख्याल रखने की तलकीन करके वो सायरा वाला में चली आई। सारा बेगम किचन में नाश्ता बना रही थी, जबकि साहर साहब बाहर लॉन में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे। जैसे इसने गेट क्रॉस किया वो इसे देखकर मुस्कुरा दिए। जवाबन अंशा ने इन्हें विक्ट्री का
निशान दिखाया। सुजान कमरे में सो रहा था। वो जानती थी वो देर से भी उठता है। कभी मामूली की तरह साहर साहब ने मिलकर सीधी किचन में चली आई। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सायरा बेगम इसकी चहकती आवाज़ पर बेसाख्ता चौंक कर पलटी, फिर इसे हर रोज़ की माने नज़रों के सामने देखकर रोते हुए से लिपट गई। वालेकुम सलाम मेरी बच्ची, आ गई तुम, शाबाश है। बिना बच्ची को बताए, बिना बच्ची की मर्जी जाने से चुपचाप इस चिड़ियाघर में सर से उतार कर फेंक आई, और अब यहाँ इस बच्ची की मोहब्बत में आंसू बहाए जा रहे हैं। खुद इसकी अपनी आंखें इनकी इस दर्जा मोहब्बत पर आई थी, मगर इसने खुद को छुपा लिया। मिसिस सहर इसके शिकवे पर मुस्कुरा दी। सुधर जाओ अंशा, नहीं तो किसी दिन बहुत बटाई लगाऊंगी। ज़ेह नसीब, अच्छा बताएं नाश्ता बना लिया कि रहता है? अभी बना लिया, बस मेज़ पर लगाना है। चलें वो मैं लगा देती हूँ, आप बैठें चलकर। शाबाश। वही इसका इत्मीनान, खुशगवार अंदाज, इसका दिल ठंडा ठार हो गया। बेशक साहर साहब का क्यास बिल्कुल दुरुस्त था। साहर साहब नाश्ता करके ऑफिस चले गए। मिसिस साहर नाश्ते से फारग होकर अपने कामों में लग गई। अंशा ने किचन और खाने की मेज़ दोनों को साफ कर दी। तकरीबन 12 का टाइम था जब इसे दोबारा भूख लगी। अभी वो नाश्ता लेकर बैठी थी जब सुजान फ्रेश होकर कमरे से बाहर आया। नज़र इस पर पड़ी तो वो बेसासा ठटक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाश्ता? इसके खफकी भरे सवाल का जवाब इसे नायत इत्मीनान से मुस्कुरा कर दिया तो तप गया। क्यों? भूख लगी थी इसलिए? भूख लगी थी तो अपने घर से करके आती। कल रात का गुस्सा अब उतार रहा था। अंशा के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। अपने घर में ही कर रही हूँ, ये मेरा घर है। ये मेरा क्या? मेरा नहीं है। नाश्ते से हाथ उठाकर इसने बेसाख्ता इसकी आंखों में देखा था, जबकि इसने खफकी से मुंह फेर लिया था। उस सवाल का जवाब तुम्हारे वालिद साहब मुझसे बेहतर दे सकते हैं। तो मैं कहने के साथ ही वो रुका नहीं, लंबे लंबे डंग भरता बाहर निकल गया। अंशा की भूख अचानक ख़त्म होगी। सारा दिन यूं ही बेकली की नज़र हो गया। शाम डली, फिर रात में आ गई, मगर सुजान नहीं आया। जितनी ज़्यादा वो बेचैन और बेकरार थी, इतना ही वो बेनियाज बना हुआ था। इशा की नमाज के बाद इसने अपने कान जैसे दहलीज पर रख कर छोड़े थे। ज़रा सी कोई आहट होती तो इसका दिल धड़कने लगता। देर तक वो सायरा बेगम के साथ इनके कमरे में बातें करती रही। सिर्फ इस उम्मीद पर के घर आते ही वो सीधा माँ के कमरे में आता था। 8 से 9, 9 से 10 और 10 से 11 बजे तक सायरा बेगम को भी नींद सताने लगी। मजबूरन वो इन्हें सोने की तरकीन करती वहाँ से उठ आई। सार साहब भी सो चुके थे, मगर इसे नींद नहीं आ रही थी। सारा घर खामोशी का किला बना, जैसे इसे निगल लेने के दर पे था। रात के 12 बज रहे थे जब वो सर्दी से कांपती अपने कमरे में आई थी। न जाने सुजान को क्या हो गया था, वो क्यों इतना कठोर बन गया था। करवट के बाल लेटी हुई थी। कब इसे सोचते सोचते सोगी, इसे खबर ही नहीं हुई। अभी इसे सोए बा मुश्किल 15 से 20 मिनट ही हुए थे जब गाड़ी के हॉर्न ने लाशोरी तौर भी इसे हड़बड़ा कर उठ बैठने पर मजबूर कर दिया। सुजान गाड़ी पार करके लाउंज में आया तो सर पे दुपट्टा जमाती इसके सामने आन खड़ी हुई। ये कौन सा वक्त है घर वापस आने का? तुम्हें इससे मतलब? इसे अब तक अपने घर में मौजूद अपने लिए जागता देखा जाने क्यों इसे अजीब सी खुशी हुई थी, मगर इसने जाहिर नहीं कि इसकी आंखें इस वक्त भी बेहद थकी हुई थी और बोझल थी। अंशा इसे देखकर रह गई। तुम ये सब क्यों कर रहे हो सुजान? कोई बात है, कोई गिला है तो खुलकर कहो, यूँ अजनबी बनकर क्यों पेश आ रहे हो मेरे साथ? इसका हाथ थामते हुए इसने अपनी तरफ से सलाह के लिए पहल की थी, मगर सुजान ने इसका हाथ झटक दिया। सो जाओ चुपचाप जाकर, एवं दिमाग ख़राब मत करो। इसका हाथ झटकर वह अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अंशा इसकी इस दर्जा बेज्ञानगी पर शदीद हर्ट होने के बावजूद किचन में चली आई। सारा बेगम ने बेहद लजीज साग बनाया था। अंशा की जान थी साग में। इसकी खुशी के लिए वो साग बनाती थी। सुजान को शुरू में साग पसंद नहीं था, मगर अंशा के साथ अक्सर लंच और डिनर करने की वजह से वो भी साग पसंद करने लगा था। इस वक्त भी अंशा ने अपने और इसके लिए गट्ठा सालन निकाला, फिर गरम गरम मकई की रोटी और चाय बनाई। सुजान जब तक फ्रेश होकर अपने लिए चाय बनाने किचन में आया, वो टेबल सेट कर चुकी थी। वो हैरान रह गया। इसे लगा शायद वो इसके रवैये से दिल बर्दाश्त होगा, अपने कमरे में जा चुकी होगी, मगर वो तो टेबल लगा कर बैठी थी। इसकी पिछली 2 रोज़ से मरी भूख अचानक जाग उठी। तुमने नाहक ज़हमत की, मैं अपना इंतज़ाम खुद कर सकता हूँ, कुर्सी घसीट कर धीमे लहजे में कहते हुए इसने बावर कराया। अंशा ने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई। जानती हूँ, कोई नई बात करो। नई बात यही है कि तुम्हें तो इस वक्त अपने अम्मी अब्बू के पास अपने घर होना चाहिए था, तो फिर यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें कोई तकलीफ़ है मेरे यहाँ होने से? बताओ। नहीं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जब कोई तकलीफ़ नहीं तो यूँ अजनबी बनकर पेश आने का मकसद? तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे भी पेश आऊँ, फ़र्क पड़ता है तभी पूछ रही हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें नहीं पता क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों एक दूसरे के दिल का हाल समझते और जानते थे, मगर दोनों चुप रहे थे। इन दोनों में कोई भी दूसरे के सामने हया नहीं होना चाहता था। इस वक्त भी यही हुआ था। हाथ पाट से रोटी निकालते हुए सुशान ने इसके सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। आंटी कैसी हैं? ठीक
ठीक हैं और तुम मैं भी ठीक हूँ। अच्छी बात है, तुम ठीक हो, आप वो इससे पूछ रही थी। जवाब में सुजान ने लाइट ब्राउन आंखों में हजारों गिले समेटे तन से इसकी तरफ देखा। तुमने ठीक छोड़ा है मुझे। अंशा की हार्ट बीट मिस हुई थी मगर वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ी। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने क्या किया है? इसके उलझन भरे सवाल पर इसे होश आया कि क्या कर रहा है। तभी संभल कर बोला, बगैर किसी गफलत और कसूर के तुमने सबकी नज़रों में मुझे मुजरम बना दिया। लगा मैं तुम्हें बता कर गया था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब आप नज़रें चुरा रही थी। सुजान ने इसकी तरफ देखने से गुरेज किया। हाँ, तुमने किसी से कुछ नहीं कहा मगर फिर भी सब मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं। तो कसूरवार तो तुम हो। क्यों? क्या मैंने तुमसे कहा था कि बिना सोचे समझे अकेले गाड़ी भगा कर ले जाओ? कहानी पर मजबूर तुमने ही किया था। पागल तो नहीं होगी हो? नहीं तो फिर ऐसे क्यों कह रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ। मुझे तुमने कहा कि दोस्त की बीवी को दवाइयों की ज़रूरत है, इन्हें दवाइयाँ पहुँचानी है। मगर हुआ क्या? गेट में जवान खूबसूरत लड़की खड़ी नज़र आए और तुम घुस के इसके घर में ये सोचे बगैर कि एक जवान खूबसूरत लड़की तुम्हारी गाड़ी में भी बैठी है जिसे कोई हादसा भी पेश आ सकता है। शर्म करो, इतना बद किरदार समझती हो तुम मुझे कि जहाँ लड़की देखी वही दिल का सौदा कर दिया। खुदा जाने कोई मजबूरी तो हो ही नहीं सकती थी हंस हंस कर बातें करने और फिर घर में घुस कर बैठ जाने की। कब हंस हंस कर बात की है मैंने? तुम मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो यार? ठीक है नहीं सोचती मैं गलत। तुम बता दो तुम क्यों गए थे इनके घर में जबकि इस घर में कोई मर्द भी नहीं था? कोई मर्द नहीं था इसीलिए तो गया था। शाबाश है, पहले पूरी बात सुन लिया करो, फिर जितना घटिया सोचना हो बैठकर सोचती रहा करो। ओके, मैं इनके घर शौक से नहीं गया था बल्कि इस लड़की ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे ड्रिप लगानी आती है। मैंने इस बात में जवाब दिया तो इसने रिक्वेस्ट कर दी कि इसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और घर पर कोई नहीं, लिहाजा मैं ड्रिप लगा दूँ। सिर्फ इस लड़की की बेबसी, उसकी माँ की हालत देखते हुए मैंने ड्रिप लगाने की हामी भर ली। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी मजबूरी से फ़ायदा उठाकर पीछे से तुम कोई अनोखा ही कारनामा सा अंजाम दे बैठोगी। इस बात सुजान ने वाकई से चारों छत शाने चत कर दिया। ऐसी कोई सूरताल हो सकती है ये तो इसने सोचा ही नहीं। सुजान को इसकी खामोशी से तकवीत मिली। तुम जैसी पागल लड़की भी होती हैं जिनकी अक्ल को इनका शक दिमक की तरह चाट लेता है मगर अगर इससे किसी का नहीं तो सिर्फ अपना ही नुकसान करती हैं। कितनी बातें थी मेरे दिल में जो तुमसे शेयर करनी थी मगर तुमने तो सब बर्बाद कर दिया। इस बार खफगी से कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अंशा शर्मिंदा सी बगैर किसी वजाहत के चुपचाप सर झुकाए बैठी रहेगी। मेरे हम सफ़र थे, क्या खबर ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा। इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गिर से अट गई, मेरे ख्वाब रेत में खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए, मेरे बेखबर तेरे नाम पर। वो जो फूल खिलते थे ओंठ पर, वो जो दीप जलते थे बाम पर, वो नहीं रहे वो नहीं रहे। वो जो एक बेरब था दरमियाँ वो बिखर गया। किसी शाम ऐसी हवा चली कि जो बुज़ुर्ग थे सरशाख जहाँ वो गिरा दिए। वो जो हर्फ दहशत थे रेत पर वो उड़ा दिए। वो जो रास्तों का यकीन थे, वो जो मंजिल के अमीन थे, वो निशान पाक पर भी मिटा दिए। मेरे हम सफ़र है वही सफ़र मगर एक मोड़ के फ़र्क से। वो हाथ भर का था फासला तेरे हाथ से मेरे हाथ तक, कहीं मौसम में बदल गया। इसे नापे इसे काटते मेरा सारा वक्त निकल गया। तू मेरे सफ़र का शरीक है, तू जो दरमियान से निकल गया किसी फासले के शुमार से, किसी बेयकीन के गबार से, किसी रागुज़र के हिसाब से। तेरा रास्ता कोई और है, मेरा रास्ता कोई और है, मेरे हम सफ़र। एक्सक्यूज़ मी सर। अपने ऑफिस में बैठा नज़रें मुकम्मल अनमार्क से लैपटॉप की स्क्रीन पर जमाई वो तेज़ी से कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। न चाहते हुए भी इसने अपना तवज्जो काम से हटा ली। यस कहते ही सेक्रेटरी फ़ौरन अंदर चली आई थी। जी आबरू उठाते इसने सेक्रेटरी से मुदाखलत की वजाहत मांगी तो वो बोली, सर कोई जुबार साहब है, एमरजेंसी आपसे मिलना चाहते हैं। इनका कहना है कि इन्हें जंगल की अहम मालूमात से मुतल्लिक़ फौरी आपसे बात करनी है। ठीक है भेजें। इसका मूड आज सुबह से ख़राब था, वजह खुद इसकी समझ से बाहर थी। अगले 2 मिनट के बाद एक अधेड़ उम्र का मेहनती सा शख्स इनके मुकाबल बैठा था। जी जवार साहब हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? सर शर्मिंदा ना करें, आप तो रब की रहमत बनकर इस इलाके में आए हैं, आपकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है मगर आप कभी मौका ही नहीं देते। आपकी मोहब्बत ही मेरे लिए सब कुछ है जवार साहब। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आपने कुछ बताना था जंगल से मुतल्लक सब खैर तो है? जी सर अभी तक तो खैर है मगर आगे खैर नज़र नहीं आ रही। क्यों, क्या कोई मसला है?
जी सर, मैं समझा नहीं, मैं तफसील से समझाता हूँ सर। मैं इस इलाके जंगल का पुराना मक्की हूँ। मेरे आबा व अजदाद की उम्रें भी यही पूरी होगी। आपके आने से पहले जो ऑफिसर यहाँ काम कर रहे थे वो अपनी मुलाजमत से मुखलस नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने ओहदे का सौदा कर लिया। मतलब कुछ लोग जिनके लिए ये जंगल ये वादी इस्तेमाल की चीज़ थी, उन्होंने पैसे लेकर इन्हें इजाज़त दी कि वहाँ यहाँ के रास्ते को इस्तेमाल करें, यहाँ से कीमती लकड़ी चोरी करें और अपने गुंडे और 5 नौजवान यहाँ जंगल में पनागजीन करें। बात अगर यहाँ तक रहती तो कोई मसला नहीं था, मगर बात अब बढ़ गई है सर। वो लोग अब जंगल के मासूम जानवरों को पकड़कर इनकी खरीद और फरोख्त कर रहे हैं। ज़्यादातर नायाब परिंदों और जानवरों की तलाश में रहते हैं। अक्सर कोई लड़की बाली किसी काम से जंगल का रुख करे तो वहाँ छुपे इनके कारिंदे इसे परेशान करते हैं, ज़बरदस्ती दस्तदराजी की कोशिश करते हैं। कब से हो रहा है ये सब? पिछले 3-4 साल से कोई नुकसान। 2 लड़कियां इज्जत से हाथ धो बैठी, कहीं कीमती परिंदे जानवर पकड़कर बेच दिए गए। सैकड़ों के हिसाब से खड़े दरख्त गिरा कर इनकी लकड़ी शब की तारीखी में चोरी कर ली गई हूँ। कुछ बता सकते हैं कौन लोग हैं ये? जी सर, बाहर की पार्टी से है एक लड़का, इसी इलाके का मकीन है। वही इस पार्टी और यहाँ के फास्ट ऑफिसर के दरमियान मामला तय करवाता है। बिगड़ा हुआ नवाब है, बाप सुना है, बहुत नेक और परहेजगार इंसान था, मगर बेटा इतना ही शैतान निकला। कोई काम गलत काम नहीं जो ये ना करता हो। गरीब लड़कियों को फ़ोन कॉल्स पर फंसा कर इनके आगे सौदे कर देना, शराब खुद बनाकर सप्लाई करना, तमाम बड़े मुजरमों को पनाह देना। गर्ज के कोई ऐसा गलत काम नहीं जिसमें ये मुलव्वस ना हो। क्या नाम है? सुमान अहमद। उम्र यही कोई 35 से 40। शादीशुदा है? जी सर, अभी 3-4 साल पहले शादी है, मगर सुना है बीबी पर भी बहुत जुल्म करता है। बच्चे नहीं हैं सर। ठीक है, मेरी मुलाकात सेट करवाएं इसके साथ कहीं। फ़िलहाल इसका एतमाद जीत कर फिर चारों शाने छत करेंगे इसे। अभी हाथ डालने की कोशिश की तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसे तो शायद पकड़ लें, मगर बगैर सबूत के ना कोई सज़ा दिलवा सकेंगे, ना इसके फैले हुए अड्डों तक रसाई हासिल हो सकेगी। जी ठीक है सर, जैसे आप बेहतर समझें। ताबेदारी से कहता हुआ जवाहर अहमद उठ खड़ा हुआ। सुजान ने इस शख्स के खलूस और इतनी अहम मालूमात पर न सिर्फ इसका शुक्रिया अदा किया, बल्कि भरपूर मोहब्बत से मुसाफे के साथ इसका शाना थपक कर हौसला अफजाई भी की। रूखी फीकी बेमतलब सी ज़िंदगी को एक नया उन्वान मिल गया था। मोहब्बत में ना सही, कम अज़ कम अपने फ़र्ज़ में कामयाब होकर दुनिया को ये ज़रूर दिखा देना चाहता था कि वो एक बदकिस्मत नाकाम शख्स नहीं है, मगर तकदीर शायद इस पर मेहरबान नहीं थी। शाम डाल रही थी। सुजान ने एक नज़र रेस्ट वॉच पर डाली, फिर लैपटॉप बंद कर दिया। बिल्कुल अचानक इसका दिल काम से अचाट हो गया था। वो अभी ऑफिस से निकलने का सोच ही रहा था जब हादिया की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी सीट से उठते उठते इसने इसकी कॉल पिक की थी। जवाबन वो खुशगवार लहजे में बोली, वालेकुम सलाम, कहाँ हो? इस वक्त कहाँ हो सकता हूँ सिवाय ऑफिस के? हाँ ये तो है। आज शाम के खाने के बारे में क्या प्रोग्राम है? कहीं बाहर डिनर करोगे या क्यों? आज शाम में कोई ख़ास बात है? ऑफिस से निकल कर वो आप गाड़ी का लॉक खो रहा था। आदिया ने इसकी यादाश्त पर मातम किया। बिल्कुल ख़ास बात है। क्या जनाब की सालगिरह है आज? ओह शिट यार, तुम हमेशा याद रखती हो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। वो खफीफ सा मुस्कराया था। दूसरी तरफ आदिया हंस रही थी। कोई बात नहीं, बड़े लोग ऐसे ही होते हैं। बड़े लोग? हाँ हाँ, अच्छा मजाक है आपकी। बार वो खुलकर हंसा। तभी वो बोली, खाने का नहीं बताया तुमने? मुझे भूख नहीं है यार, लेकिन अगर खाने का बिल तुम अदा करो दो तो मैं खाने की हामी भर सकता हूँ। वाकई? बिल्कुल। चलो ठीक है, तुम निकलो ऑफिस से, मैं बस 10 मिनट तक ज्वाइन करती हूँ तुम्हें। ठीक है, कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। खैरियत? हाँ खैरियत। या तुम पहुँचो, फिर बैठ कर बात करते हैं। चलो ठीक है। मोहित को भी बता दूँ इसकी कॉल आ रही है? हाँ बता दो, होने वाला शोर है तुम्हारा। इतना हक तो बनता है इस बेचारे का। गाड़ी का लॉक खुलते हुए मुस्कराया था। हादिया खिलखिला कर हंस दी। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कॉल मुनक़ता हो गई। अगले 25 मिनट के बाद दोनों करीबी रेस्तोरां में एक दूसरे के मुकाबल बैठे थे। हाँ कहो, क्या बात है? क्या अनशा के मतलब है कुछ? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। आदिया की बात रस्ती से काट कर इसने रुख फेर लिया। इसे फ़ौरन गलती का एहसास हो गया। फिर वो कदरे शर्मिंदा हुई थी, मगर इसे ज़ाहिर नहीं किया। ज़ाहिर करती तो सुजान की तकलीफ़ मज़ीद बढ़ जाती। कोई ख़ास बात है? हूँ, मेरे पेशे से मतलब ख़ास भी है। वो उदास हो गया। आदिया को अफसोस हुआ। ऐसी क्या बात है? स्वाद जानना है। कल मुझे और तो मेरे साथ चारी हो, मेरी मक्केतर की हैसियत से। सुजान का मूड बेहद संजीदा हो चुका था। आदिया चौधरी को भी संजीदा होना पड़ा। कोई ख़ास वजह? किसी का एतमाद जीतना, इसलिए। तुम्हारी जॉब में इस तरह के एडवेंचर्स कब से शामिल हो गए? एडवेंचर्स नहीं है, प्लान है। कैसा प्लान? तुम खुलकर कुछ बताओगे?
यार तुम हमेशा बात की जड़ तक क्यों पहुंचना चाहती हो? कभी कभी बेज़रन इंसान पर इतबार भी कर लिया करो। इतबार है तुम पर, मगर तुम जानते हो मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ शेयर नहीं करोगे तो मैं कैसे कुछ कर पाऊंगी तुम्हारे लिए? फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने तुमसे शेयर करूँ। ठीक है ना करो शेयर, कम अज़ कम मंगेतर बनाने की वजह ही बता दो। कोई इतराज़ है तुम्हें मेरी मंगेतर बनने पर? नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, अलबत्ता महीद को हो सकता है। इसकी खैर है, मैं इसे संभाल लूँगा। जाना कहाँ है? एक रईसज़ादा है सामान, बहुत से गलत कामों में बराह रास्त मुलव्वस है। इसे इसके गलत कामों की सज़ा दिलवानी है। तुम्हारी मदद इसलिए चाहिए क्योंकि वो शादीशुदा है और तुम इसकी बीवी से दोस्ती गांठ कर काफ़ी मालूमात ले सकती हो। इसकी बीवी मुझे इसके बारे में मालूमात क्यों देगी? क्योंकि वो खुद इसके जुल्म की शिकार है। वो चलो देखते हैं। फिर कल क्या होना था? बाय द वे निकलना कब है? सुबह 9 बजे के बाद। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। कोई और हुक्म? खाना खाओ। वो किसी रईसज़ादे से कम नहीं था। हादिया इसके हुक्म पर सारे लाकर खाने की तरफ मुतवज्जो होगी। यूनिवर्सिटी में सुजान, मईद, अंशा और वह एक ही ग्रुप का हिस्सा थे। जब तक वह लोग यूनिवर्सिटी से मुंसलिक रहे, इनके ग्रुप को हमेशा रेश्क और कदर की निगाह से देखा जाता रहा। मईद और इसकी मंगनी यूनिवर्सिटी से फारग होते ही होगी थी, जबकि अंशा और सुजान के दरमियान हमेशा झगड़े ही रहे। इस वक्त खाना खाते हुए पुराने दिनों को याद करके इसकी आंखें मुस्कुराती रही, जबकि सुजान इसे कदरे बेनियाज अपने ही ताने बानों में गुम बराए नाम खाना खाकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गया था। खाने के बाद आदिया ने बिल पे करने के बाद पाउच खोला तो इसने इसे मना करते हुए हमेशा की तरह खुद ही बिल की अदायगी कर दी। शाम रेशमी आंचल की तरह सिरकती जा रही थी। इन दोनों को खबर ही नहीं थी कि अगला तुलू होने वाला दिन अपने दामन में इन दोनों के लिए कैसा तूफान छुपा कर ला रहा है। दोपहर डल चुकी थी। वो दोनों जिस वक्त स्वाद पहुंचे वहाँ धुंध और बर्फीली हवाओं का राज था। हादिया की हकीकी मेनू में कुल्फ़ी जम गई थी, मगर सुजान पर जैसे मौसम ने भी असरअंदाज होना छोड़ दिया था। जीन्स की ब्लू पैंट और सफ़ेद शर्ट में वो एक आम से ऊनी जैकेट के साथ सारे रास्ते वो बेनियाज बना चलता रहा। जब्बार साहब ने इनकी समान अहमद से मुलाकात तय करवा दी थी। इस वक्त वो इसी के बारे में सोच रहा था कि कैसे इसे अपने एतबार के शीशे में उतारना है, जब हादिया ने इसके ख्यालात में खलल डाला। कुदरत ने इस इलाके को बहुत फ्याजी के साथ खूबसूरती से नवाजा है। हाँ सुजान हूँ, हाँ ना सुजान हूँ, कितने दिन रुकेंगे हम यहाँ? अभी कुछ कह नहीं सकते। समान अहमद से मिलने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या वो आ रहा है हमें खुशामदीद कहने? नहीं, अपने ख़ास आदमी को भेजा है इसने हमें रिसीव करने। और वो कहाँ मिलेगा? यही इसी वादी में, यानी कि अलर्ट हो जाएं हम। बिल्कुल जी। वो गाड़ी रोक चुका था। हादिया ने पर्स से आईना निकाल कर अपना जायज़ा लिया, फिर मतमीन होकर गाड़ी से बाहर निकल आई। वादी कमराट का बेमिसाल हुस्न नगाहों को खैरा कर रहा था। वो भी इर्द गिर्द देख रही थी जब एक ब्लैड शर्ट सस्त रवि से चलती इनके करीब आकर रुकी। जी तो दोस्तों, यहाँ दूसरी किस्त ख़त्म होती है। तो कैसा लगा ये नावल आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे इसकी एक और किस्त के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।